नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जो सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हुई लगती है। जरा सोचिए, एक ऐसा खूंखार और शानदार शिकारी जो हमारी धरती से 13,000 साल पहले ही विलुप्त हो चुका था। कहा जा रहा है कि वो आज फिर से इस धरती पर कदम रख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर डायर वुल्फ की। तो चलिए सीधे इस खबर की गहराई में चलते हैं। कोलोजियल बायोसाइंसेज नाम की कंपनी ने यह दावा करके पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि डायर वुल्फ वापस आ गया है। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से 3 पपीज को जन्म दिया है, रोमुलस, रेमुस और खलीसी। ये वाकई एक ऐसी खबर है जिसने विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया है। आगे बढ़ने से पहले आज के मुख्य बिंदुओं पर तेजी से एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक लेजेंड की वापसी और डायर वुल्फ के इतिहास से। फिर समझेंगे डी एक्सटिंक्शन के 3 रास्ते, मॉडर्न वुल्फ की इंजीनियरिंग, क्या ये सच में असली है, और अंत में इससे जुड़ी कंजर्वेशन की दुविधा। भाग 1, एक लेजेंड की वापसी, एक नए युग में जन्म। अमेरिका की एक सीक्रेट लोकेशन में इन अनोखे बच्चों ने सरोगेट कुत्तों के जरिए जन्म लिया है। सोचिए, ये एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहां इनकी प्रजाति का दूसरा कोई जीव मौजूद ही नहीं है। भाग 2, डायर वुल्फ का इतिहास, तथ्य बनाम कल्पना। आखिर ये कैनिस डायरिस यानी डायर वुल्फ था क्या? ये एक ऐसा शिकारी था जिसने लाखों सालों तक नॉर्थ अमेरिका के जंगलों पर राज किया, और फिर आज से लगभग 13,000 साल पहले ये अचानक धरती से पूरी तरह विलुप्त हो गए। 1854 में पहली बार इनके जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले थे। अब देखिए, पॉप कल्चर ने हमारी सोच को काफी बदल दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे टीवी शोज ने इन्हें शेर जितने विशाल आकार का दिखाया, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई क्या है? असल में डायर वुल्फ आज के मॉडर्न भेड़ियों से केवल 25% ही बड़े होते थे। हाँ, इनकी खोपड़ी लंबी जरूर होती थी और जबड़े की मांसपेशियां बहुत ज्यादा ताकतवर होती थीं, जिससे ये बड़े शिकार आसानी से कर पाते थे। भाग 3, डी एक्सटिंक्शन के 3 रास्ते, अतीत को जीवित करना। विलुप्त जीवों को वापस लाने के लिए वैज्ञानिक मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डी एक्सटिंक्शन का मतलब समझना जरूरी है। ये एक बेहद जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य एक ऐसे जीव का निर्माण करना है जो या तो सीधे तौर पर किसी विलुप्त प्रजाति का हिस्सा हो या फिर जेनेटिक स्तर पर बिल्कुल उसके जैसा मेल खाता हो। आसान शब्दों में कहें तो यह विलुप्त होने की प्रक्रिया को पलटने जैसा है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी जानवर को वापस लाने के 3 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला है बैक ब्रीडिंग, जिसमें जीवित रिश्तेदारों को इस तरह से ब्रीड कराया जाता है कि उनमें पुराने विलुप्त जानवरों के गुण वापस आ जाएं। दूसरा है क्लोनिंग, जहां बचे हुए सेल्स का उपयोग करके हूबहू जेनेटिक कॉपी बनाई जाती है। और तीसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें फॉसिल से मिले डीएनए के आधार पर आज के जीवों के डीएनए को एडिट किया जाता है। फिलहाल जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही सबसे होनहार तरीका माना जा रहा है। अब ये फील्ड कितनी मुश्किल है, ये जरा इस टाइमलाइन से समझिए। 1987 में बैक ब्रीडिंग के जरिए क्वागा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1996 में डॉली नाम की भेड़ की सफल क्लोनिंग हुई। लेकिन डी एक्सटिंक्शन के मामले में साल 2000 की घटना दिल दहला देने वाली है। स्पेन की एक एंडेंजर्ड बकरी बुखाड्रो की आखिरी प्रजाति के मरने के बाद उसकी क्लोनिंग की गई। बच्चा पैदा भी हुआ, लेकिन फेफड़ों की खराबी के कारण सिर्फ 10 मिनट में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। यानी ये इतिहास का इकलौता जानवर है जो असल में 2 बार विलुप्त हुआ। इससे साफ पता चलता है कि ये काम कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। भाग 4, मॉडर्न वुल्फ की इंजीनियरिंग, कोलोजल का प्रोसेस। इस पूरे मिशन के पीछे कोलोजल बायोसाइंसेज का हाथ है। ये एक बिलियनियर समर्थित कंपनी है जिसका मुख्य लक्ष्य मैमथ और डोडो जैसे जीवों को वापस लाना था। लेकिन 2023 में इन्होंने अपनी दिशा थोड़ी बदली और डायर वुल्फ को चुना। इसका कारण क्या था? पॉप कल्चर में इसकी भारी लोकप्रियता, जिससे प्रोजेक्ट को दुनिया भर में जबरदस्त पब्लिसिटी मिल सके। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस कंपनी ने आखिर यह असंभव सा लगने वाला काम किया कैसे। सबसे पहले ओहायो और इडाहो से मिले 13,000 और 70,000 साल पुराने फॉसिल से डायर वुल्फ का डीएनए निकाला गया। दूसरे स्टेप में इस टूटे फूटे डीएनए की तुलना उसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार यानी ग्रे वुल्फ के जीनोम से की गई। फिर तीसरे स्टेप में ग्रे वुल्फ के डीएनए में 14 विशेष जीन्स को चुना गया और उन्हें एडिट किया गया। और अंत में इन मॉडिफाइड सेल्स को सरोगेट कुत्तों में इम्प्लांट किया गया। इसी जटिल प्रक्रिया का नतीजा था कि 1 अक्टूबर 2024 को रोमुलस और रेमुस का जन्म हुआ। और इस पूरी प्रक्रिया में जिस जादुई टूल का इस्तेमाल हुआ वो है क्रिस्पर-Cas9। क्रिस्पर-Cas9 ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता जेनेटिक कैंची है।
वैज्ञानिक इसी तकनीक का इस्तेमाल करके डीएनए को बहुत ही सटीकता से काटते और बदलते हैं। इसी टूल की मदद से ग्रे वुल्फ के डीएनए में 14 जीन्स के अंदर 20 सटीक बदलाव किए गए। ये वही जीन्स थीं जो वुल्फ के आकार, उसकी खोपड़ी की बनावट और बालों की फ्लफीनेस को तय करती हैं। भाग 5। क्या यह सच में असली है? विलुप्त शिकारी का भ्रम। बाहरी तौर पर देखने में तो ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि लगती है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में कई विशेषज्ञ इस पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। क्या रोमुलस, रेम्यूस और खालिसी सच में 13,000 साल पुराने डायर वुल्फ हैं, या फिर सिर्फ एक मिलता जुलता रूप? चलिए इस आलोचना को थोड़ा निष्पक्ष रूप से समझते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, ये 99.5% का आंकड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार आज के ग्रे वुल्फ और हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ का डीएनए एक दूसरे से 99.5% तक मेल खाता है, और बस इसी समानता की वजह से डायर वुल्फ को वापस लाने का काम ग्रे वुल्फ के डीएनए को आधार बनाकर किया जा सका। लेकिन आलोचकों का असली तर्क इस चार्ट में छिपा है। देखिए, एक जीनोम में लाखों जीन्स होते हैं। वैज्ञानिकों ने ग्रे वुल्फ के डीएनए में सिर्फ 14 जीन्स को बदला है। इसका सीधा सा मतलब है कि 99.9999% जीन्स में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं। वो आज भी पूरी तरह से एक ग्रे वुल्फ के ही जीन्स हैं। केवल 0.0001% से भी कम हिस्से को एडिट किया गया है। इसलिए कई लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई असली डायर वुल्फ नहीं है, बल्कि ग्रे वुल्फ का ही एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है। इसके अलावा एक और बहुत अहम बात है, जेनेटिक्स ही सब कुछ नहीं होता। रोमुलस और रेमुस भले ही एक दूसरे के क्लोन हों, उनका डीएनए बिल्कुल सेम हो, लेकिन जन्म से ही उनका व्यवहार अलग है। रेमुस ज्यादा बहादुर है, जबकि रोमुलस शर्मीला है। किसी भी जीव का व्यवहार सिर्फ उसके डीएनए पर नहीं, बल्कि उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। इन बच्चों के पास कोई डायर वुल्फ माता पिता तो है नहीं जो इन्हें शिकार करना सिखाएं, और ना ही वो 13,000 साल पुराना प्राकृतिक माहौल है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से इनके अंदर अपने पूर्वजों वाले गुण आ ही नहीं सकते। भाग 6। कंजर्वेशन की दुविधा, आधुनिक युग की प्राथमिकताएं। रिसरेक्शन साइंस, यानी मरे हुए को जिंदा करने के इस विज्ञान में करोड़ों अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, और सच कहें तो इसने एक बहुत बड़ी और निष्पक्ष नैतिक बहस को जन्म दे दिया है। इकोलॉजी से जुड़े विशेषज्ञ कुछ बहुत ही व्यावहारिक चिंताएं जता रहे हैं। सोचिए, इन नए बने जानवरों की जिंदगी कैसी होगी? इन्हें 10 फुट ऊंची बाड़ वाले प्रिजर्व में रखा जाएगा, जहां 24 घंटे ड्रोन से निगरानी होगी। कंपनी इन्हें आपस में प्राकृतिक तरीके से ब्रीड करने की इजाजत नहीं देगी, और अगर इन्हें कभी खुले जंगल में छोड़ भी दिया गया तो जिन बड़े जानवरों का ये शिकार करते थे वो तो हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे में भोजन के लिए इनका मुकाबला आज के ग्रे वुल्फ्स के साथ होगा। डर इस बात का है कि ये किसी इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के बजाय सिर्फ एक बेहद सुरक्षित शोपीस बनकर रह जाएंगे। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। हमारी धरती पर आज के समय में नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस की कुल जीवित आबादी सिर्फ इतनी ही बची है। जी हां, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 मादा राइनो बची हैं, और उनके जाते ही ये प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से उस बड़ी बहस को दर्शाती है जो आज छिड़ी हुई है। एक तरफ विलुप्त जीवों को वापस लाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और अकूत पैसा लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट बताती है कि आज करीब 10 लाख प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं। विज्ञान की दुनिया में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या हमें अपना ध्यान और पैसा उन जीवों को बचाने पर नहीं लगाना चाहिए जो अभी हमारे बीच मौजूद हैं? आखिर इलाज से बेहतर तो बचाव ही होता है ना? और इसी के साथ आज का ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या हमें अपना सारा ज्ञान और संसाधन अतीत को पुनर्जीवित करने में लगाना चाहिए, या फिर अपने वर्तमान को बचाने में? जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपलब्धि बेमिसाल जरूर है, लेकिन इसकी असली कीमत और अंतिम मूल्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।